इस वक्त पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ जमहूरियत का निशान है। पाकिस्तान का जो जमहूर है वो उठ पड़ेगा, फट पड़ेगा। तो हुकूमत को ये तंबीह है कि वो एक जालिमाना फैसले के नतीजे में जेल में तो मौजूद है, लेकिन यहाँ इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान का जमहूर जो है वो अगर आज जो खामोश है या उस तरह नहीं खुला, जब फटेगा तो फिर बहुत खराबी होगी। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो इतलात सरकारी ज़राए से आ रही हैं, उसने पाकिस्तान के अवाम को तशवीश में मुब्तला किया है। हमने ये बिल किया है कि जी सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, और इसमें डिफाइन किया है कि अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जिसको अस्पताल का स्टेटस दिलाना है अपने आप को, पेशेंट के वो पैसे नहीं मांगेंगे, इसलिए कि ये हुकूमत का काम है। इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामेंट रिकॉर्ड कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है, ईमानदारों पे टैक्स है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं, तो आप जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी। ये कौन सी? अस्सलाम वालेकुम। इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इकरा हारिस। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि जेल में मौजूद हैं, उनकी सेहत और इलाज को लेकर अब बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से सामने आ रहे हैं और ख़दशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि संगीन गफलत जो है वो उनके इलाज में बरती जा रही है। आज मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी की जेल के अंदर। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, 2 हस्पतालों ने ये तस्दीक भी की, लेकिन उन्हें वहाँ पर अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात जो फराहम की जा रही हैं उस पर कुछ तशवीश का इजहार जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने भी किया है। तहम आज जो लोग मियां नवाज शरीफ से मिले, मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें ये कहा कि अलीमा खान केस को भरपूर अंदाज में उठाया जाए और जारहाना हिकमत अमली इस केस को लेकर जो है वो अपनाई जाए। इसी केस के हवाले से भी बात कर लेते हैं और आपको एक यू टर्न का भी बता देते हैं जो कि इमरान खान साहब ने लिया है। वो यू टर्न ये है कि जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी तब उन्होंने ये कहा था कि उनकी जमात जो है वो इसको मुस्तरद करती है और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी हुकूमत में तब जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इस्तेमाल किया है उन सब से तहकीकात होगी। लेकिन आज जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने FBR को ख़त लिखा है और ये हिदायत की है FBR को कि जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है उन्हें हरासा ना किया जाए और ये अहकामात FBR और FIA दोनों के लिए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सिंध असम्बली में आज एक अच्छा बिल पेश किया गया जिसे अमल बिल का नाम दिया गया। पहले इलाज फिर तफ्तीश, जख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज का बिल जो है आज वो पेश किया गया है असम्बली के अंदर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को काबीना का इजलास बुलाने की भी हिदायत करते हुए ये कहा है कि कराची को उसकी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चाहे जितनी भी इमारतें गिरानी पड़े गिरा दी जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेटर है परवेज़ रशीद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद साहब। MQM से कंवर नवीद जमील साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब भी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इस पर क्या रद्द अमल देती हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मियां महमूदुर रशीद साहब और कवर नवीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मियां महमूदुर रशीद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं नून लीगी रहनुमा। वो ये कहते हैं कि इलाज मुआवजे की सही सहूलियात नहीं फराहम की जा रही, उन्हें दिल का दौरा पड़ा फिर भी हस्पताल में दाखिल नहीं कराया जाता, चेकअप के लिए लेके जाया जाता है तो पहले ही हस्पताल वालों को बोल दिया जाता है कि इन्हें दाखिल नहीं करना। सर, असल मामला है क्या? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। जो मैं समझ पाया हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से और जेल में तिब्बी सहूलियात के हवाले से शायद आपने सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्हें कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से उनकी मेडिकली देखभाल नहीं हो रही, तो वो बाकायदा इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि किसी तौर पर भी हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई शिकायत जो है वो पैदा हो, और अगर कोई ऐसी शिकायत है और जेल के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो मैक्सिमम मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो उन्हें दी जा रही हैं। उनके ज़ाती मुआलज भी वहाँ पर जाकर उनका जो बोर्ड है, दूसरे मेंबर्स हैं, वो उनका चेकअप कर चुके हैं। और अगर कोई ने शिकायत है तो वो हुकूमत फौरी तौर पर उनकी शिकायत का जायज़ा लेगी, और इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी कि आप कहें कि वो जेल के अंदर हैं और उनके साथ कोई इस तरह का एक जो है इंतकामी कोई सलूक किया जा रहा है, इस तरह का कोई रवैया है हुकूमत का कि हम जानबूझकर कोई इस तरह उन्हें टीज़ कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और उनको वो समझते हैं प्रॉपरली यहाँ पर ये सहूलियात नहीं मैसर आ रही, तो वो हुकूमत से बाकायदा कहें, हम ज़रूर इसका जायज़ा भी लेंगे और फौरी तौर पर इन शिकायत का अजाला भी करेंगे। नहीं, मरियम साहिबा कहती हैं कि वो इंतज़ामिया जो है वो रिपोर्ट्स उनकी नहीं देती, वो चाहते हैं कि उनके अपने मौलिद से उनका इलाज कराया जाए। ऐसी कोई इजाज़त या दरख्वास्त दी गई है इनकी जानिब से? मेरा नहीं ख्याल जी कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई है। देखें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये खालस उनका राइट है, उनका कानूनी हक है। अगर वो जेल में है, वो उनको कोई इस तरह की शिकायत है कि उनके साथ प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा या उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा या उन्हें कोई और इस तरह की शिकायत है, तो हुकूमत ज़रूर उनकी इन शिकायत को रफ़ा करेगी, वो ज़रूर हमारे नोटिस में लाएँ। ठीक है। ये पब्लिक स्टेटमेंट देना बिल्कुल और बात है, लेकिन स्पेसिफिकली ये बात तो नवाज शरीफ साहब ने खुद बताई है महमूदुर रशीद साहब। हुकूमत उनकी उस जायज़ जो भी बात है जो कवायद के मुताबिक। ठीक है, वैसे ये बात तो खुद मियां साहब ने बताई है जो उनसे मुलाकात के लिए गए कि पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि इन्हें दाखिल ना किया जाए। आखिर अगर इतनी तबीयत खराब थी तो क्या रिजर्वेशंस हो सकती हैं? ये तो फैसला डॉक्टर्स करते हैं कि उन्हें दाखिल होना या नहीं होना। देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स ही करते हैं, और जेल कवायद के मुताबिक अगर किसी मरीज को दाखिल होना है, मैं इस बात का हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इसके बारे में, अगर वो चाहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए कि अगर इस तरह की कोई उन्हें कंप्लेंट है तो उनकी उस शिकायत को हम रफ़ा करेंगे। ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जैसा आप बता भी रहे हैं। कवर नवीद साहब, आज सिंध असेंबली में बिल पेश किया गया, अमल बिल, जिसे नाम दिया गया कि पहले इलाज होगा फिर तफ्तीश होगी। कोई शक नहीं कि एक अच्छा बिल है, लेकिन किस तरह अमल दरामद करवाया जाएगा, कौन अमल दरामद करवाएगा इस पर? देखें, ये एक अच्छा बिल है और इसकी किसी ने असेंबली में मुखालफत नहीं की है। गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम था, सब ने इसको सपोर्ट किया है। इस पर एक कमेटी बना दी गई है जिसमें 4 अफराद, 4 मेंबरान ट्रेजरी से हैं और 3 अपोजिशन से हैं। तो वो इसकी जो भी अपना उसको तमाम नौक पलक को दुरुस्त कर और फिर ये असेंबली में दोबारा आएगा इंशाल्लाह। मंडे तक स्पीकर साहब की रोलिंग थी। लेकिन कवर साहब, अमल दरामद कैसे होगा? आप समझते हैं इतना इजीली अमल दरामद इस पे करवा लिया जाएगा? कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं और कुछ एतराज़ात भी आते हैं कि नहीं, हाँ ये पुलिस का मामला है, ऐसे नहीं हो सकता। इस बिल के बाद आप समझते हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रफ़ा हो जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो यही है कि कानून बन जाते हैं, बिल बन जाते हैं, उन पर अमल नहीं होता है। ये ऑलरेडी ये कानून मौजूद है
कि अगर किसी भी अस्पताल में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वहाँ पर कोई ज़ख्मी और बीमार मरीज़ जाएगा तो वो पाबंद है कानून के तहत कि उसे फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। लेकिन इस पर अमल नहीं होता तो मैं आपकी बात को ही सेकंड करूंगा कि बड़ा मसला कानून की अमलदारी का है, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा बिल है और कम से कम इसके आने के बाद कोई कानूनी हर्डल्स नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा महमूद रशीद साहब, एक ट्वीट ने बड़ी हलचल मचाई हुई है। क्या अब एक मुआवने खसूसी ये तय करेगा कि कौन कितनी देर जेल में अपना वक्त गुजारेगा? यहाँ तक कि नईमुल हक साहब जो कि मुआवने खसूसी हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग तक भी दे दी। जो अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर, आपकी भी नज़र से गुजरा होगा। आप समझते हैं कि ये इकदाम जो है, इस तरह की ट्वीट करना और फिर अपोजिशन अगर पार्लियामेंट में मौजूद है तो बोलती है, इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था? मैं वो बयान नहीं देख सका जी, लेकिन पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है जी। कोई नरम बयान दे देता है, कोई गर्म बयान दे देता है, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। तो इन बयानात को सियासी अंदाज से ही लेना चाहिए, नहीं बहुत संजीदा अंदाज में नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन आपकी नजर से ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि इससे तो स्पीकर असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है, हम तो तरीके इस्तेहकाक लाएंगे नईमुल हक के खिलाफ। सर, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं थी जो ऑपोजिशन और खुर्शीद शाह साहब ये बात कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल जिससे किसी का कोई इस्तेहकाक मजरू होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कोई लीडर अगर इस तरह की बात करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी का ऑफिशियल जो है ना वो मौक़िफ़ हो। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मुख्तलिफ लीडर मुख्तलिफ अंदाज से बातें करते रहते हैं। इस पर किसी का कोई इस्तेहकाक मजरू नहीं हुआ और ना इसे इतना सीरियस लेना चाहिए जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन अगर एक मुआवने खसूसी बात करता है सर, तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। वो कुछ भी बोल दे तो उसे सीरियस ना लिया जाए। नहीं लेना चाहिए जी। ये रोज इतने मामले खसूसी हैं, इतने सियासी लीडर है, तरह तरह के बयान देते हैं, पार्टी का ऑफिशियल वो मौक़िफ़ नहीं है। ठीक है, यानी आप समझते नईमुल हक साहब या और जो इस तरह के तर्जुमान है कोई भी ऐसे मौक़िफ़ दें उसे आवाम भी सीरियस ना लें और अपोजिशन लीडर और अपोजिशन जमातें भी सीरियस ना लें। ठीक है। अच्छा, एक और मामला है महमूद रशीद साहब, यू टर्न सामने आया इमरान खान साहब का। आज तो वैसे जो मियाँ साहब की मुलाकात हुई है वो बताएंगे भी परवेज़ रशीद साहब के उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो हमारे पास इतलात है उन्होंने तो कहा है कि अलीमा खान के केस को पुट अप किया जाए और भरपूर इस हवाले से जो है वो आवाम में जाया जाए, तहरीक चलाई जाए। एमनेस्टी स्कीम सर, आपको याद होगा जब आई थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी जमात जब हुकूमत में आएगी तो इसकी भरपूर मुखालिफत होगी और जिन्होंने इसको यूज़ किया उनके खिलाफ तहकीकात होंगी। लेकिन आज वो एक लेटर लिख देते हैं FBI को और कहते हैं कि हरासा ना किया जाए उन लोगों को जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम यूज़ की। सर, इसलिए क्योंकि अलीमा खान ने भी यूज़ की, इसलिए उन्हें ये करना पड़ गया? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अलीमा खान शायद पूरी अपोजिशन का मसला सबसे बड़ा अलीमा खान बन चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अलीमा खान ना तो कभी हुकूमत में नहीं, ना कभी वो पब्लिक ऑफिस उनके पास रहा, ना कोई उस तरह की कुछ सरकारी ओहदे के ऊपर वो बराजमान थी। तो फिर उनके पीछे इस अंदाज के साथ ये अपोजिशन लीडर और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, तो मुझे तो मेरा ख्याल है अफसोस होता है उनकी सोच पे कि अगर उनकी सोच का लेवल ये रह गया है कि अलीमा खान के खिलाफ आप कौमी तहरीक चलाएं, यानी नेशनल इशूज सारे वो एक तरफ रह गए हैं और अलीमा खान सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बन के उनके सामने आ गए हैं। शौक पूरा कर लें, पिछले 4 माह से तो लगे रहे हैं, धाड़ रहे हैं हर सतह के ऊपर कि अलीमा खान को फांसी पे चढ़ा दें। मेरा ये ख्याल है कि ये उन्हें जेब नहीं देता, ये उनके सतह के उनके लेवल की बात नहीं है जो उन्होंने की है। उन्हें नेशनल इश्यूज के ऊपर आना चाहिए। अलीमा खान की प्रॉपर्टी के ऊपर तो सारी जो तहकीकात है वो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप किया हुआ है, सुओ मोटो लिया हुआ है और उसको वो फेस कर रही हैं अलीमा खान। कोई घबराहट नहीं है ना हमें ना अलीमा खान को। शौक से अपना जो है ना वो शौक पूरा कर लें, तहरीक चला लें और जोर से सारी बातें कर लें। लेकिन मियां महमूद रशीद साहब, इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया है उनके खिलाफ हुकूमत में आने के बाद तहकीकात होंगी। फिर आज उन्होंने FBI को ये खत क्यों लिख दिया कि ऐसे लोग जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है उन्हें हरासा ना किया जाए? इसकी क्या वजह थी, क्या मंतक थी? ये यू टर्न क्यों ले लिया खान साहब ने? तहकीकात करें, अलीमा खान से भी करें। देखें, FBI जो है
पिछले 4-6 माह के दौरान बेशुमार शिकायत हैं कि FBR किसी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से जो कारोबारी तबका है उसे तंग कर रही है, और इसकी बेशुमार कंप्लेंट्स जो है ना हर सतह पे वो यहाँ पर हुकूमत को मौसूल हुई हैं, जिसके बाद हमने ये फैसला किया था कि FBR को ये कहना है कि आप नाजायज़ तौर पर लोगों को परेशान न करें। वो ताजर जो इंपोर्ट करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, बाकी लोग हैं, इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि FBR, नैब, एंटी करप्शन पकड़ लो, अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जिसके बाद कारोबार के ऊपर बहुत ही एडवर्स और बुरे किस्म के असरात पड़े थे। अब ज़रूरी था कि इन अदारों को कहें कि अपनी हदूद में रहते हुए आप जो भी करना है आप करें, लेकिन गैर कानूनी तौर पे और बेजा तौर पर ये जो कारोबारी तबका है उसको परेशान और तंग ना किया जाए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा। ठीक है, लेकिन हमारे वजीर आजम अभी उसी बात पर कायम है कि तहकीकात होंगी जिन्होंने इस स्कीम का इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है ये तो वजीर आजम ही बता सकते हैं आपको, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है। कंवर नवीद साहब, आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? एक ऐलान जो हुकूमत में आने से पहले किया जाता है, उसके बाद ये कह दिया जाता है कि हरासा ना किया जाए उन लोगों ने जिन्होंने इस स्कीम का इस्तेमाल किया। देखिए, ये अलीमा खान कभी किसी पब्लिक पोजीशन पे नहीं रही, कभी कोई बिट नहीं रही, किसी सरकारी पोजीशन पर नहीं रही, तो इनके पास, इनके ऊपर एज सच ये कहीं पब्लिक फंड के मिसयूज़ का कोई चार्ज नहीं है, ये टैक्स बचाने के चार्जेस हो सकता है, और इसके लिए अलहदा से कावानीन मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इसको वज़ीर आज़म से नत्थी करके ना लिया जाए, और इसको इसी तरह लिया जाए जो आम जो कारोबारी लोग होते हैं वो टैक्स बचाते हैं, जो पब्लिक ऑफिसेज में होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, MNA होते हैं, MPA होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनका मैटर अलहदा होता है। उन्होंने तो जो पैसा होता है सरकार का उसको नुकसान पहुंचाता है। ये वो होते हैं कि जिन्होंने अपने पैसे कमाया और गवर्नमेंट को टैक्स अदा नहीं किया। तो इसके कानून अलहदा है, हर किसी को उसी कानून के मुताबिक ही देखा जाए। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप समझते हैं कि वो उसे वजीर आजम के साथ नथी करके ना देखा जाए, लेकिन एक वादा जो उन्होंने हुकूमत में आने से पहले किया था, अवाम इंतजार कर रहे हैं कि कब उस वादे को वफा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जेल में मौजूद हैं, बड़ी तशवीशनाक उनकी सेहत की हालत बताई जा रही है, 2 हस्पताल तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन जो कर रही है पंजाब हुकूमत वो क्या दुरुस्त है? देखिए, मियाँ साहब एक कैदी हैं और एक कैदी को जितनी सहूलतें मिलनी चाहिए बिलाशुबा उनको, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और उनको सेहत की सहूलतें मुकम्मल तौर पे दस्तयाब होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी हस्पतालों में कैदियों का इलाज कराने का एक तसव्वुर मौजूद है, वही उनको करने की ज़रूरत है। और अगर उनको प्राइवेटली भी कोई फैसिलिटी चाहिए तो वो भी एक हद तक वो प्राइवेट फैसिलिटी जो है उनको एक्सटेंड की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात हमें और भी करने की ज़रूरत है कि जब कोई बंदा मुजरिम हो जाता है डिक्लेयर, मुल्ज़िम के तौर पे नहीं, जब कोई मुजरिम डिक्लेयर हो जाता है रियासत का, तो क्या उसके साथ उसके स्टेटस के मुताबिक, उसकी माली हैसियत के मुताबिक, उसकी सियासी हैसियत के मुताबिक ट्रीट होना है, या उसके साथ एक मुजरिम के तौर पर पाकिस्तान के बाकी लोगों की तरह ट्रीट होना है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ख़ास लोगों के लिए ख़ास कवानीन होंगे। तो ये, लेकिन इसके बावजूद वो अभी उनके केसेस क्योंकि ट्रायल में है, अपील में है, लिहाजा उनको जो उनकी सेहत के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उनको इलाज की अच्छी सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए, और ये सहूलतें पाकिस्तान के बाकी दीगर कैदियों को भी देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठा था ना कि हमने दिखाया भी कि अंदरूनी कहानी तो ये थी कि साबिक वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि अस्पताल जाते ही पहले ही कह दिया गया था कि इन्हें दाखिल नहीं करना। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उनकी हालत इतनी ख़राब थी तो क्या ये फैसला इंतज़ामिया ने करना था या डॉक्टर्स ने? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है, मुझे नहीं पता कि ये खबर कितनी दुरुस्त है कि ये कह दिया गया था कि उन्हें दाखिल न करें।
दूसरी बात ये याद रखें कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इन हालात में उनकी सेहत को कुछ होता है तो आपका क्या ख्याल है, ये मौजूदा हुक्मरान बर्दाश्त कर पाएंगे? उसके ऊपर जो एक तूफान उठेगा और इतना बड़ा ये हादसा, अगर खुदा न अल्लाह न करे, बिल्कुल मैं एक मफरूज़े के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस पोजीशन में या इतनी हैसियत रखती हो कि ये इतना बड़ा रिस्क ले। लेकिन जो ख़ानदान की ख्वाहिश है वो भी शायद पूरी करना मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात उनकी ख्वाहिश ये हो कि इनके मालिज बाहर है तो बाहर ले जाया जाए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा शायद। इसी तरह उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए, वो अब किस हद तक मुमकिन है कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, तूफान का आपने जिक्र किया, तो एक तूफान कल नईमुल हक साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी ट्विटर पर उठाए रखा और इंतहाई गैर पार्लिमानी ज़बान जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ, अपोजिशन लीडर के खिलाफ इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो क्यों ना आपका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो वापस ले लिया जाए, वापस आपको उसी कैद में भेज दिया जाए, और बहुत ही नामुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। खुर्शीद शाह साहब ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इस हवाले से जो है वो करारदाद असम्बली में लाई जाएगी। क्या कहेंगे, ये नईमुल हक साहब ने जो बात की है इससे क्या स्पीकर का इस्तेहकाक मजरू नहीं होता? बिलाशुबा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का काम है। वजीर आजम के जो आगे पीछे फिरने वाले लोग हैं, ये उनका इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें कि उनके स्पीच प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए जाएं। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि स्पीकर रेगुलेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, जो बहुत फजूल बात है, बहुत गलत बात है। अगर ऐसा है भी तो ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें तवक्को करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। और स्पीकर अगर माहौल को कुछ बेहतर रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें किसी हद तक उन्होंने वाइज स्टेप लिए हैं, तो क्यों हुकूमत उन सारे मामलों को ख़राब करना चाह रही है? शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में हैं, वो तल्ख बातें करेंगे और हुकूमत को तल्ख बातें सुननी चाहिए। पीटीआई जिनका सारा वतीरा गाली गलोच है, वो दूसरों की तंज सुनने को तैयार नहीं है। ये कहाँ से आ गए हैं? ये कोई खुदा के बेटे हैं कि इनके बारे में कोई बात नहीं होगी, लोग तल्ख बातें करेंगे एंड दे विल हैव टू लिसन। और नहीं मुलाक तो खैर इसी तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, ऑपोजिशन के साथ जो मामलात चल रहे थे, हमने देखा कि कल ऑपोजिशन लीडर ने मुतालबा भी किया कि साहिवाल वाक़े में वज़ीर आज़म भी इस्तीफ़ा दें और वज़ीर आला पंजाब भी इस्तीफ़ा दें। और कुछ ये मामलात जो ऑपोजिशन के पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है, ये क्या कुछ तातुल का शिकार है, कोई डेडलॉक है, या फिर किसी मुतफ़िका लाएअमल की जानिब बढ़ रही हैं दोनों जमातें? जहाँ तक उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगा है, ये उनके अपना हक है और उनकी अपनी राय है, वो अपनी राय में आज़ाद हैं शहबाज शरीफ साहब। ये कोई जॉइंट अपोजिशन का मुतालबा नहीं है। जहाँ तक अपोजिशन का आगे बढ़ने का ताल्लुक है, अपोजिशन ने कमेटी बनाई है, हम अपोजिशन भी हैं। एक हमारे मीडिया वाले दोस्तों को ना एक बात समझनी भी चाहिए और उसको डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है कि अपोजिशन में इकट्ठे हो जाने से मुराद कोई MRD की तरह का अलायंस नहीं बन गया। हम किसी काम्बल सिंबल से इलेक्शन लड़के नहीं आ गए, हमने को अपने मैनिफेस्टो इकट्ठे नहीं कर लिए, हम किसी एक काज के लिए इकट्ठे नहीं हो गए। हम इशू टू इशू बेस जो कोऑपरेशन है उसकी बात कर रहे हैं, हम हुकूमत की सिमतें दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। और उसके समरात हमें नज़र आने शुरू हो गए कि अब हुकूमत को पार्लिमान के अंदर उठने वाले उस दबाव का, अपोजिशन की तरफ से उठने वाले उस दबाव का जो मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसका असर लेना पड़ा है और ये मुस्बत रंग है। लेकिन ये कहना कि जी हम आपस में कोई इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं हो गए और क्या सूरत है, हम एक कमेटी बनाई है जो इशू टू इशू देखेगी और वो फैसला करेगी कि इसके ऊपर क्या मुतफिका लाएअमल हो सकता है। ठीक है। वो मुतफिका भी हो सकता है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है जमातों का। और मुतफिका लाएअमल पे अगर पार्लिमान के अंदर के बाद अगर पार्लिमान से बाहर भी आना पड़े गवर्नमेंट के रवैयों को दुरुस्त करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एक डिस्टिंक्शन है, आप लोग उसको MRD और ARD की तरह का कोई अलायंस तस्वर कर रहे हैं। वो अलायंसेज पार्लिमान में जाने से पहले के अलायंसेज थे और उसमें उस वक्त की आमरीतों के खिलाफ बाकायदा जमहूरियत की बहाली के लिए कॉमन सिंबल के तहत इलेक्शन लड़े गए, एक दूसरे से कोऑपरेट किया गया, वो और सूरत हाल थी।
ٹھیک ہے. اچھا, جب ایشو ٹو ایشو بیسڈ بات ہوگی دونوں جماعتوں میں, تو جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے تو فی الحال کچھ ایسے ہی اثرات ہے کہ مخالفت ہے, تو کیا دونوں جماعتوں میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی, کوئی کنسنسس ہوا, یا ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ اختلاف اس پہ پایا جا رہا ہے؟ نون لیگ سے کیسا اختلاف جی؟ میں نہیں سمجھ پایا آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, ملٹری کورٹس کے معاملے پہ کیا اختلاف ہوگا؟ اس کے اوپر ہماری ایک بڑی واضح پوزیشن ہے. ملٹری کورٹس ہوں یا پاکستان کے اندر آلٹرنیٹو جسٹس سسٹم جو بھی بنائے گئے مختلف ادوار میں, پیپلز پارٹی اس کے اوپر اپنا ایک سیریس کنسرن رکھتی ہے. اور وہ جو موجودہ چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے ہمارے اس تصور کو کہ ایک جو ہمارا ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ بل انیکٹ ہوا اور یہ فوجی عدالتیں بنائی گئی, پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی بادل نخواستہ اور بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا, اور اس کے بعد بھی جب اس کو رینیو کیا گیا یا ایکسٹینڈ کیا گیا, اس وقت بھی ہم نے بڑے مشکل کے ساتھ ود سنسیٹ کلاز ہم نے اس کو اپروو کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو مزید نہیں اپروو کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اب بھی سپورٹ کیا تو یہ ہماری عادت ہے کہ جب تک گلے نہیں پڑتی ہم اس کے معاملے کا حل نہیں نکالتے, یہ پھر ایک روٹین کا ایشو ہو جائے گا. سو اس ملٹری کورٹس کی مخالفت کا ایک جو اور معنی لیا جا رہا ہے, وہ بھی حیرانگی کی بات ہے. یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے ملٹری کورٹس کی مخالفت شاید کسی افواج پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے. بھائی ہم آلٹرنیٹو جسٹس سسٹم کی مخالفت کی باتیں کر رہے ہیں, مخالف نے ہم کہہ رہے ہیں اس کو فردر الاؤ نہیں کرنا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ایسی عدالتیں اور ایسا انصاف کا طریقہ کار بنایا گیا وہ ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے, اور اس سے جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری بھی کہتی ہے کہ اس سے انصاف کا عمل پامال ہوتا ہے, اس سے صحیح معنوں میں انصاف نہیں ہوتا. ہاں, جب یہ بنایا گیا اس نے اپنا کام بھی کیا ہے, اور اب 90% جو ہے وہ سسٹم بہتر ہو گیا ہے, امن و امان بہتر ہوا ہے, دہشت گردی کم ہوئی ہے. لہذا پیپلز پارٹی اپنے ایک پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑی ہے, نہ ہم کسی بارگیننگ کے پوزیشن میں ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ کچھ چپ ہے. یہ ہم اس وقت کر رہے تھے جس وقت کسی کیس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تھی, اور آج بھی پیپلز پارٹی کی اپنی پرنسپل پوزیشن پہ کھڑی. اور قاری صاحب, کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے اب کچھ مل کر کسی طریقے سے ساتھ چلیں گی, کچھ حکمت عملی آئے گی, کچھ چینلز نے یہ رپورٹ بھی کیا. اس میں کتنی صداقت ہے, کس طرح چلیں گی, کس فارمیٹ کے تحت دونوں جماعتیں چلیں گی؟ چینل تو آزاد ہیں جی, آپ کسی سے بات سن کے اس کو خبر بنا کے چلا دیں, کسی کی خواہش کو خبر بنا کے چلا دیں, وہ تو آپ مرضی والے ہیں. ہاں, جنوبی پنجاب کے صوبے کو صوبے کے طور پہ یا اس علاقے کو صوبے کے طور پہ بنانے میں پی ایم ایل این نے بھی اپنا کانسنٹ دی تھی. پیپلز پارٹی کا تو موقف آلریڈی موجود ہے. ہم نے تو پولیٹیکلی یہ کام آلریڈی کر دیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی اپنے دور میں ہم نے اس پہ سینٹ میں ریزولوشن بھی کیا جہاں ہمارے پاس نمبر تھا, اور ہم نے پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے پنجاب کے اندر 2 آرگنائزیشنیں بنا کے ہم نے اس کو پولیٹیکل اتھارٹی اور پولیٹیکل اتھینٹسٹی دے دی ہے. اب ہمارے پاس نمبر گیم ہوتا تو ہم اس کو عملی جمع پہنا دیتے. اور ہم نے بار بار کہا ہے, حکومت وقت کو کہا ہے, چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے کہ آپ گورنمنٹ جو ہے یہ کہتی بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے, تو ہم نے کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہم باقی جماعتوں کو اس بات پہ قائل کرنے کو تیار ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے, لیکن یہ خود اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور جنوبی پنجاب کے نعرے لگانے والوں کا ایشو جنوبی پنجاب کا صوبہ نہیں تھا, وزارتیں تھیں وہ ان کو مل گئی, وہ مزے میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب, کل جو اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا تو اس تقریر کے دوران اسد عمر صاحب نے ایک بات کہی کہ ہماری کارکردگی اتنی بہتر ہوگی کہ ہمیں آئندہ کا الیکشن خریدنا نہیں پڑے گا. کچھ عجیب آپ کو یہ جملہ نہیں لگتا؟ اس جملے سے آپ کو یہ فیل نہیں آتی کہ شاید جو پچھلا الیکشن, جو ابھی موجودہ الیکشن ہوا ہے, کیا وہ خریدا گیا تھا؟ کیا اشارہ کرنا چاہ رہے تھے اسد عمر صاحب؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن مینجڈ اینڈ مینوورڈ ہے. اب اسد عمر صاحب نے خود فرما دیا. اس کے بارے میں آپ نے جو باتیں کہی ہے یہی بات اس سے اخذ ہو سکتی ہے, اس کے اور معنی تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ایک ہی الیکشن جیتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہمیں خریدنا نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پچھلا الیکشن خریدا ہے یا پچھلا الیکشن منور ہوا ہے, جیسے بھی ہوا.
ठीक है। और जरदारी साहब तो ये वाज़े तौर पर पूरे पाकिस्तान को बता चुके हैं कि 5 साल जो है ये हुकूमत जो है किसी भी तौर पर पूरे करती नजर नहीं आ रही। कारकर्दगी की बुनियाद पर कह रहे हैं जरदारी साहब, या फिर पीछे कुछ और वजूहात हैं? इसकी वजाहत जरदारी साहब खुद कर चुके हैं जी, मेरे ख्याल में इसमें किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है मजीद। उन्होंने इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे कहा था कि इनको कोई, हम तो हटाने वाले नहीं हैं, हमारी तो ख्वाहिश नहीं है कि ये हुकूमत जाए, लेकिन ये अपने अमलों की बदौलत, अपनी कारकर्दगी की बदौलत, अपने फैसलों की बदौलत, अपने स्ट्रक्चर्स की बदौलत, अपने इक़दामात की बदौलत ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आती। ये बात तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं, ये तो मैं समझता हूँ इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और कायरा साहब, ये जो सानेहा हुआ है जिसपे पूरे पाकिस्तान का जो है वो दिल दुखी है, लोग परेशान हैं, खौफ भी है उनमें, अब इस तरह के वाकयात आप क्या समझते हैं? पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले चाहे वो बात हो आबिद बॉक्सर हो, राव अनवार हो, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही से जो है मामलात बिगड़ते हैं? अगर पहले ही इन केसेस को रिजॉल्व कर लिया जाता तो अब ये वाकया आज ना होता। देखिए, इस वाक़े के ऊपर सारी कौम दिल गिरफ्तार है, बिलाशुबा मेरा भी दिल बहुत दुखा है। सारी कौम का, मेरी जमात का, पूरे मुल्क के एक एक फ़र्द का, उन मासूम बच्चों का, वो बच्ची जो 13 साल की उम्र में जान से गई, उसकी वालदा, उसका वालिद और उसके भाई को गोली लगी है, वो तीनों बच्चे, उनकी किस्मत अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी थी तो वो बच गए, वरना मारने वालों ने तो मार दिए थे। वो भी जब खुली फायरिंग हो गई तो वो बच गए, तो उनकी किस्मत अच्छी थी। बट सवाल ये है कि ये जिस इदारे पे सवाल उठा है, ये इदारे की बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी है। इन्होंने काउंटर टेररिज्म में बड़े अच्छे रोल अदा किए हैं। इनका इस इंसिडेंट ने जहाँ पे ओवरऑल गवर्नेंस को सवाल बनाया है, बड़ा धचका लगा है। और हमें ये बात देखनी चाहिए कि पाकिस्तान का और हमारे पंजाब का ये काहम इदारा है अमन व अमान के हवाले से, इसकी शोहरत को भी बचाना ज़रूरी है। एक वजह समझ नहीं आती, ये लोग कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, ये लोग कोई किसी रैंसम के शिकार तो नहीं थे, किसी हादसे का शिकार, ये क्यों हुआ अभी तक ये समझ तो नहीं आ रहा। लेकिन एक हादसा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस मामले को जिस तरह हैंडल किया है गवर्नमेंट ने, वो बहुत गलत है। अगर आपको किसी एक फर्द पे ये शक था, आपके पास कोई खबर थी, आपके पास कोई इतला थी, इंटेलिजेंस के पास, सीटीडी के पास, और जिस तरह कहा गया कि ये ISI और सीटीडी का जॉइंट ऑपरेशन है, तो दो बड़े इदारों का ये स्टेक है, वहां आपको बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जिस तरह पहले दिन कहा गया कि जी हमें पता चल गया था, स्ट्राइक हमने बिल्कुल पिन डाउन कर लिया था कि उस घर के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे और बड़ी तादाद में असलाहा और बारूद मौजूद था, तो फिर इसका मतलब है कि ऑपरेशन नहीं हुआ, वो कंजेस्टेड आबादी थी। लेकिन उसके बाद वहाँ सर्विलेंस तो बहुत बढ़ जानी चाहिए, फिर तो एक एक बंदा जो है वो सर्विलेंस के अंदर होना चाहिए। अब ये कैसे हो गया कि वो बंदा घर से निकलता है, दूसरे दिन वो एक फैमिली बिठाता है, उसके साथ दो तीन गाड़ियाँ और निकलती हैं और ये इकट्ठे निकलते हैं और इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। ये नहीं पता उस गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है, उस गाड़ी के शीशे ब्लैक नहीं है और CCTV कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के, वो सारे लाहौर में उसको कैच नहीं कर पाते। और फिर आप कह रहे हैं कि हमें पहले पता चल गया था कि दहशतगर्द यहाँ मौजूद है, एक्सप्लोसिव भी है। फिर मांगा के करीब जाके कोई कैमरा डिटेक्ट करता है, फिर उसको जाके रोक लिया जाता है, उसकी गाड़ी के टायर में ब्रस्ट मारा जाता है, वो रुक जाता है, उसके बाद कोई रिटेलिएशन नहीं। तो ये बात गवर्नमेंट को बजाय इसके कि उसको दहशतगर्दी में उसको इस तरह करते, ये कहते कि इस मामले में एक बंदे के ऊपर डाउट था, उसके कोई लिंकेजेस हो सकते हो ना हो, अल्लाह करे ना ही हो, लेकिन जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन जो खानदान बेगुनाह मारा गया उसके लिए तो वजीर आजम या वजीर आला, IG, इस लेवल के लोग, उनके पास लोग भेजते, उनके खानदान से माजरत करते, टीवी पे आके उस खानदान से, पूरी कौम से माफी मांगते, इदारे के बिहाफ पे, कि हमसे हमारे इदारे से गुस्ताखी हो गई और उनको कंपनसेट करने की, एक मिनट जरा, और उसको कंपनसेट करने की बात करते, बजाय इसके कि उस खानदान के जख्मों पे मरहम रखते। आपने सबको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और आपने अजीबोगरीब कहानियां, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई वजीर कुछ कह रहा है, कोई वजीर कुछ कह रहा है, CTD की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं, बाकी इदारों की तरफ से कुछ आ रहे हैं। सो इसने और ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया और लोगों में गमो गुस्सा और बढ़ा। सो इस मामले को ना तो पॉलिटिकली ठीक हैंडल किया गया है, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक हैंडल किया गया है। ये बड़ा दुखी लम्हा है, बड़ी तकलीफ दे बात है
اور اس پہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں بالکل ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یہ بات بھی درست۔ ٹھیک ہے، اچھا قائد صاحب ایک آخری سوال، ابھی ایک آدھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آصف علی زرداری سے اس سیاست میں اور اپنی پارٹی میں الگ انہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اس مائنڈ آف فریم کے ساتھ نہیں چلیں گے جس طرح سابق صدر آصف علی زرداری چل رہے ہیں، اور زیادہ ان کا رول ختم کر دیا جائے گا پیپلز پارٹی میں۔ کچھ کمنٹ کریں گے آپ اس پر؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہر بندہ اپنی خواہشیں رکھنے میں آزاد ہے، یہ شیخ صاحب کی ذاتی رائے اور ان کی خواہش ہو سکتی ہے، اس کا عملاً کوئی اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہو اور آئندہ آنے والے دن ہو وہ پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہو اور ان کے شہریوں کے لیے اچھے ثابت ہو۔ اللہ حافظ۔